करेंगे कश्मीर पर। आज 15 अगस्त है। भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में 5 अगस्त से लेके आज 10 दिन हो गए हैं। भारत ने जो जाबिराना और जालिमाना तसल्लुत और जबर कायम किया मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आज़ाद शहरियों पे, जिस तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आईनी और पार्लिमानी खुद मुख्तार रियासती हैसियत को बजौर जबर, बजौर तसल्लुत खत्म किया गया, गैर आईनी, गैर पार्लिमानी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी तौर पे, उसकी मजम्मत करते हुए आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जा रहा है। इस यौम स्याह से एक बहुत मजबूत पैगाम पाकिस्तान के अंदर तो जा रहा है, लेकिन आलमी बरादरी तक पाकिस्तान ये पैगाम किस तरह से पहुंचाएगा। आज 10 दिन हो गए हैं ये मसला कश्मीर को सानहा कश्मीर में तब्दील हुए। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का अब तक किरदार क्या रहा है, कश्मीरियों की मजीद तवक्कुआत पाकिस्तान से क्या हैं, हुकूमत और रियासत के साथ क्या हैं, पाकिस्तान की आलमी बरादरी में स्टैंडिंग क्या है और सानहा कश्मीर पे हुकूमत पाकिस्तान की नेक्स्ट पॉलिसी गाइडलाइन क्या है, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, इन तमाम मामलात पे आज प्रोग्राम में खास तौर पे बात करेंगे। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंतहाई मुअज़्ज़िज़, इंतहाई सीनियर नुमाइंदगान मेरे साथ मौजूद होंगे। एक अच्छी डिबेट करेंगे। मसला कश्मीर, सानहा कश्मीर, आज मनाया जाने वाला मकबूजा जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में मनाया जाने वाला यौम स्याह, इससे आगे बढ़ के अब हमें क्या करना है। हुकूमत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी और नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं जनाब शहबाज गिल साहब। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और तर्जुमान हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब। शहबाज गिल साहब, चूंकि आप हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, अपनी पार्टी के नुमाइंदे भी हैं, आज यौम स्याह मनाया जाने का जो डिसीजन था वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का था, हुकूमत का था, तो इस यौम स्याह के आज मनाए जाने से आपने डोमेस्टिकली तो एक बहुत अच्छा पैगाम दे दिया, लेकिन इंटरनेशनली इससे क्या पैगाम जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है? बहुत शुक्रिया गरीदा आपका। गरीदा, आपको पता है कि जो कश्मीर का मसला है वो 72 साल से चल रहा है, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और इंडिया ने जिस बेईमानी के साथ कश्मीर के ऊपर उस टाइम कब्ज़ा किया और उसके बाद कश्मीर सुलगता रहा, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी और यूनाइटेड नेशन ने स्पेशली बहुत सारी करारदादें मौजूद हैं, इंडिया की बहुत सारी कमिटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इंडिया हर दफ़ा उन कमिटमेंट्स को पामाल करता रहा, ब्रेक करता रहा। कश्मीरी पिछले बहुत सारी दिहाइयों से अपनी जंग आज़ादी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, जिसमें लाखों जानें जा चुकी हैं कश्मीरियों की। आखिरकार एक बड़ी, मैं ये कहूँगा कि कमज़ोर धागे के साथ ये एक झूठा रिश्ता बांधा हुआ था। इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने कश्मीरियों के साथ कि हम आपकी आज़ादी एज अ स्टेट, जो आपकी इनफरादियत है उसको बरकरार रखेंगे, जिसके लिए 370 और 35A जो है वो मौजूद था। और आखिरकार उन्होंने अब वो जो झूठा धागा था वो भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से अगर आप देखें महबूबा मुफ्ती हों या और बहुत सारे लोग कश्मीरी जो वहाँ पे, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही छोटे से कश्मीरी हिस्से को या पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते थे, लार्जर पॉपुलेशन तो कभी भी जो है वो वहाँ की इंतखाबात या वहाँ की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी उस पर बिलीव नहीं करती थी। लेकिन बहरहाल जो थोड़े से कश्मीरी करते थे उनको भी उन्होंने मायूस किया। और महबूबा मुफ्ती की अगर आप स्टेटमेंट देखें, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी पिछले दिनों कि 1947 में जो उन चंद लोगों ने इंडिया पे एतमाद किया और ये सोचा कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे बल्कि इंडिया के साथ जो इंडिया ने कब्जा कर लिया उसको वो एक्सेप्ट कर लिया, जिन्होंने जो एक छोटा सा ग्रुप था कश्मीरियों का, उन्होंने कहा कि वो बैकफायर कर गया, मतलब कि इंडिया ने हमें उस पर धोखा दे दिया। एक तो इसका एंगल ये है। दूसरा एंगल हम देख रहे हैं कि आरएसएस जो इनकी हिंदू सुप्रीमिस्ट आइडियाज हैं, जैसे कि नाज़ीज़ थे जर्मनी में और वो अपनी रेस को सुपीरियर समझते थे, ऐसे ये जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और मुसलमानों को ये हक नहीं देना चाहते इंडिया में रहने का, और बल्कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को
भी वो तो नहीं समझते। तो ये बुनियादी तौर पर वॉरमॉन्गर्स हैं, ये जंग चाहते हैं, कत्ल और खून रेजी चाहते हैं सारे खत्ते में। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्टेट्समैन होते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान अपने दफा की और अपने आप को महफूज रखने की पूरी सलाहियत रखता है। और मोदी जो एक सुप्रीमिस्ट है, मोदी जो एक बुचर है गुजरात में, जिसका इवन अमेरिका ने वीज़ा बंद किया हुआ था जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, तो उसकी क़यादत में इंडिया कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का, कश्मीर का, खित्ते का, बल्कि मैं तो कहूँगा इंडिया के अंदर रहने वाली जो आम पब्लिक है उनका, और उसके साथ साथ इस पूरे रीजन का और शायद पूरी दुनिया का जो अमन है वो खतरे में है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कॉमन सेंस को अपील की अपनी स्पीच में, अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को कहता हूं कि हमारे लिए नहीं, अपने पीस के लिए उठ के खड़े हों। और ये मोमेंट है कि जब आप बात करें कि हिंदू सुप्रीमेसी जो है, जो फाशिस्ट हैं, जो वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग करना चाहते हैं कश्मीरियों की, और वहाँ पर दूसरी जगहों से लोगों को ला के बसाना चाहते हैं, और कश्मीरियों का कत्लेआम करना जिनका असल प्रोपेगेंडा और एजेंडा है, तो बुनियादी तौर पर उनको रोका जाए, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का जो रिश्ता है कश्मीर के साथ, वो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें इग्नोर कर सकें। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इंडिया वहाँ पे कुछ भी करेगा और हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे। हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसलिए हमने पूरी दुनिया से ये अपील की है कि आप उठ खड़े हों और अपनी आवाज़ बुलंद करें, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर ये आग हमारे घर को आती है, ये आग कश्मीर वालों के घर को जाती है, ये आग पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इन तमाम घरों में, केपी में, सब घरों में जाती है, तो ये दुनिया के दूसरे घरों में भी जाएगी। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हम हर तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर की जो अपील है, मेरे ख्याल में दुनिया उस पर आवाज़ दे रही है। आप देखिए, मलेशिया का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है गरीदा, आप देखिए जर्मनी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, आप और भी बहुत सारे कंट्रीज देखेंगे तो बड़े, चाइना का सबसे बढ़ के बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगर अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दिया, अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दिया? जी, अमेरिका ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया कश्मीर में जो हो रहा है। अब मुझे पता है कि अमेरिका की जो स्टेटमेंट है, शायद हमारे यहाँ लोग उसको ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हों। तशवीश का इजहार किया, इसे दाखिली मामला करार दे दिया, कहा कि हम इस पे मजीद गौर कर रहे हैं, इसको मजीद देख रहे हैं। इसमें अच्छी स्टेटमेंट कहां से? जी मैं बताता हूँ। जी मैं बताता हूं। उससे अगले दिन जो उनका स्टेटमेंट था, ये पहले दिन का आप स्टेटमेंट बता रहे हैं, उससे जो अगले दिन अमेरिका का स्टेटमेंट था वो ये था कि कश्मीर में जो इंडिया की कार्रवाई, उससे जो अनरेस्ट हो रही, उस पर अमेरिका को बहुत तशवीश है और ये नहीं करना चाहिए इंडिया को, और मेजर्स लेने चाहिए जिसमें कश्मीरियों के लिए ईज हो। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि मैंने अमेरिका को एक दिहाई अंदर रह के देखा है और मुझे इस बात का पता है कि इंडिया की इतनी ज़्यादा एक्सेस है अमेरिका के अंदर कि ये जो स्टेटमेंट इतनी आना है, ये भी आज के दिन में बहुत, ये मैं कोई अपनी हुकूमत की आपको नहीं कह रहा कि हमारी कामयाबी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इन हालात में इस तरह की स्टेटमेंट आना भी बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद जुबैर साहब, जो आज यौम स्याह मनाया जा रहा है और शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं नैरेटिव कि जी अमेरिका की एक अच्छी स्टेटमेंट और ये भी आ गई, इसको भी गनीमत समझिए, आप एग्री करेंगे इससे? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। देखें, रियलिटी में रहना चाहिए, जाहिर सी बात है, और रियलिटी ये है कि कश्मीर 72 ईयर्स से हमारा राइट है, और वो राइट उस हवाले से बनता है कि पहले तो इट्स एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन, और उसको जब हम अनफिनिश कहते हैं तो उसको जाहिर सी बात है उसको ठीक होना है। अब ठीक होने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? वो डेकेड्स हमने कई ऑप्शंस आजमाए भी हैं। मिसाल के तौर पर मिलिट्री, हमारी जंगें हुई हैं कश्मीर के ऊपर, और वो जंगों से कुछ हासिल नहीं हुआ, एंड देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन। आज भी मेरा ख्याल है, अगर प्रेजेंट हुकूमत का भी अगर आप नैरेटिव लें तो उन्होंने कभी ये सजेस्ट नहीं किया कि देयर इज अ मिलिट्री ऑप्शन, और मेरा नहीं ख्याल है कि हमें वो कोई जोशीलापन उस हवाले से दिखाना चाहिए, उसमें लिमिटेशन है। दूसरा एंगल रह जाता है डिप्लोमेटिक हमारे पास, कि डिप्लोमेसी में हम क्या कर सकते हैं कि कश्मीर के बारे में हम उजागर करवा सकें और दुनिया को अपनी तरफ ला सकें। अनफॉर्चुनेटली, और मैं ये इस हुकूमत की नहीं बात कर रहा हूँ, ओवर सेवरल ईयर्स और डेकेड्स की बात कर रहा हूँ, कि दुनिया हैज मूव्ड ऑन, और वो मूव्ड ऑन की वजह ये है कि इकोनॉमिक रेलेवेंस is far more relevant than anything else.
65 वॉर में अगर आप देखें कि जिस तरह से हमारे मुस्लिम ममालिक थे, एक्सेप्ट फॉर इजिप्ट, जहां तक मुझे याद है, या सीरिया हो सकता है, या एक आध और, बिल्कुल भरपूर अंदाज में और इस तरह से कि बाकायदा जंग में हमारा साथ देने के लिए तैयार थे। वहां से अगर आप सिचुएशन देखें, ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया बिल्कुल हमारे साथ नहीं खड़ा, यूएई हमारे साथ नहीं खड़ा, कतर हमारे साथ नहीं खड़ा। तो इस रियलिटी में भी रहना चाहिए, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको डिबेट का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरे से इख्तलाफ कोई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमारे अपने अवाम को हम उस तरह से ना एक्सपेक्टेशंस दिलाएं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है डिप्लोमेटिकली, कि पूरी दुनिया खड़ी हो जाए कि हाँ हम चाहते जरूर हैं ये, और हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आज एज वी स्टैंड उसमें ये मैं जरूर कहूँगा कि जो हम प्री एम्प्ट करते, अगर एफर्ट करते डिप्लोमेटिकली, तो शायद उसका कुछ हासिल होता कि इंडिया पर दबाव डालते कि जी 370 खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन हमने नहीं यूज किया। वो मैं इस वक्त उस झगड़े में नहीं जाना चाहता। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं, बहुत लिमिटेड चॉइसेस है। लेट्स बी रियलिस्टिक। एक और ऑप्शन हमने इस्तेमाल किया था, वो था डेकेड, वो था ये हमारी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो थी, कई थी जो कश्मीर स्पेसिफिक थी, उसका भी हमने आफ्टर सेवरल इयर्स और डेकेड्स रियलाइज किया कि वो कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कश्मीर के कॉज को कोई फायदा नहीं, उनकी नीयत पर नहीं मैं कह रहा, उनकी कुर्बानियों पर भी मैं शक नहीं कर रहा, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और उनकी नीयत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये इसको दुनिया नॉन स्टेट एक्टर्स कहती है, और वो कोई दुनिया का मुल्क तैयार नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स अपनी मर्जी से बॉर्डर्स के पास। और 2005 का जो पीस एग्रीमेंट था मुशर्रफ और वाजपेयी साहब का, उसमें पहली दफा इस चीज को रिकग्नाइज किया गया था कि पाकिस्तान विल नो मोर अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डू एनीथिंग इन इंडियन हेल्ड कश्मीर। सो वो मौक़िफ़ हम उस वक्त गिव अप कर चुके थे लीगली, और लेकिन उसको फिजिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने रियलाइज, कुछ पार्टीज ने या कुछ लोगों ने रियलाइज पहले कर लिया था, कुछ ने बाद में किया। लेकिन आज जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में, मेरा अपना ख्याल है कि इस बात पर भी यूनानिमिटी है कि कोई वो ऑप्शन जो है वो भी नहीं यूज किया जा सकता। ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, मैं इस पे डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन चौधरी मंजूर साहब, आपसे मेरा सवाल होगा कि डोमेस्टिकली तो हमने बहुत कुछ कर लिया, कुछ इकदामात हमने सिफारती सतह पे ले लिए जो कि मेरे नजदीक जाती तौर पे ना काफी हैं, लेकिन चलिए आपने वो ले लिए। डोमेस्टिकली आपने ईद उल अजहा पर भी दुआएं मांग ली, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। 14 अगस्त को आपने यौम यकजहती कश्मीर मना लिया, आपने झंडे लहरा लिए, आपने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगवा दिए। 15 अगस्त को आज आप लोगों ने यौम स्याह मना लिया। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, बट व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल ऑडियंस, व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल कम्युनिटी? हम चाइना के अलावा और कहीं का दौरा ही नहीं कर सके। चीन ने हमारी हिमायत में बयान दिया तो फौरन भारत ने उसे एंगेज कर लिया, रशिया ने भारत की हिमायत में बयान दिया तो हम अभी तक एंगेज नहीं कर पाए उसको। बहुत शुक्रिया गरीदा। पहले तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये हक खुद इरादियत से ये लोगों का हक है। ये 1948 के अंदर एक कन्वेंशन जो है यूएन का जी, उसके अंदर ये तय हुआ कि वहाँ के लोग अब फैसला करेंगे कि उन्होंने कहाँ जाना है जी। तो उसी के तहत ही रेजोल्यूशन था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान नहीं गया था, इंडिया गया था, लेकिन जब इंडिया गया उस वक्त शायद कुछ हद तक उनकी फेवर में सूरत हाल थी, लेकिन जब 48 के अंदर वो कन्वेंशन पास हुआ तो उसके बाद बिल्कुल यकसर सूरत हाल तब्दील होगी, उसके प्लेबिसाइट का और बाकी रेजोल्यूशन था। अब सवाल ये है कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं। पहला तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जरा विजनरी लीडरशिप को देखिए, जो कहते थे कि मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। तो अगर उनका विजन ये था कि इस तरह से हल हो जाएगा तो फिर तो हल हो गया। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि मैं उसी दिन से कह रहा हूँ कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। अगर हम प्रोएक्टिव होते तो पहले से इसको भांप लेते
तो वो क्या करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम दुनिया के अंदर अपनी भाग दौड़ करके जो कि हमने नहीं की, वो 3 महीने से सारी दुनिया को एंगेज करके बैठा हुआ था। सर प्रोएक्टिव को छोड़े रिएक्टिव भी तो नहीं कर रहे ना। इस वक्त देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना है। मुझे ये बताएं कि क्या जो 15 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, 5 मुश्किल मेंबर्स हैं और 10 गैर मुश्किल मेंबर्स हैं, उनमें से कौन है जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा है? चाइना भी नहीं खड़ा। चाइना ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने कोशिश की है कि एजेंडे को तो छोड़े, हम एनी अदर बिजनेस के अंदर इसको शामिल करा लें, लेकिन अभी तक पाकिस्तान उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। चाइना के बारे में भी अभी तक कोई वाज़ेह स्टेटमेंट या वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट उस तरह से नजर नहीं आई जिस तरह से चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाता था। तो इस वक्त हुकूमत को ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या चाइना के साथ पूरे 1 साल के अंदर किया है। अगर वो ये बरमला कहते हैं कि सीपैक के सारे मुआहदात जो है वो आपने IMF के साथ या अमेरिका के साथ शेयर कर दिए हैं, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? तो इसी तरह से मुझे ये बताएं कि OIC में क्या किया गया है, UN के अंदर क्या किया गया है, और इससे बढ़कर ये जो 32 या 42 ममालिक की ये जो अजीम इस्लामी फौजी जो इत्तेहाद बना हुआ है, उसके सरबराह भी हमारे साबिक सिपा सलार है, वो क्या कर रही है? ये तो फिर सिर्फ मखसूस ममालिक के उनके मफादात के लिए है ना। वहां से एक स्टेटमेंट तक नहीं आई, और हमारे वजीर आजम साहब जिनके ड्राइवर बने हुए थे उनकी तरफ से क्या अभी तक कोई एक स्टेटमेंट आई है? अब बल्कि उसके उलट हमारी पोजीशन के खिलाफ आ रहे थे। तो सोच समझना होगा कि जो अमेरिका ने उस वक्त जिस पर बहुत शादियाने बजाए गए थे और कहा गया था कि ये मीडिएशन की सालसी की बात हुई है, तो अगर सालसी की बात अमेरिका ने की है तो क्या हमारी हुकूमत उनको कह रही है कि एक बंदा 2 बंदों का झगड़ा है तो एक कब्जा कर लेता है, तो पहले उसको कहे ना कि वो अपनी पोजीशन पे वापस जाए, उसके बाद सालसी होती है। मैं गांव का देहात का रहने वाला हूँ, पंचायतों में बैठा हूँ, पंचायतें देखते रहते हैं रोज। ऐसा तो नहीं होता कि कब्जा कर ले और फिर सालत आ जाए कि हाँ ठीक है तुम्हारा भी कब्जा ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए मुझे कोई इस वक्त माजरत के साथ कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है हुकूमत की, कोई समझ उनको नहीं आ रही, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। ये आपने बड़े पर्टिनेंट, किसी से मशवरा करने के लिए भी तैयार नहीं। आपने बड़े पर्टिनेंट वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं, और मोहम्मद जुबैर साहब ने भी। इन सबके जवाब लेंगे, शहबाज गिल साहब का मौकिफ लेंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज गिल साहब, आपने ब्रेक से पहले मोहम्मद जुबैर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आपने चौधरी मंजूर साहब की गुफ्तगू भी सुनी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? सवालात बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत के डायरेक्शन के हवाले से, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ के हवाले से, हुकूमत के रिएक्शन और प्रोएक्टिव होने के हवाले से सानहाए कश्मीर पे। जी देखिए, गरीदा जब शो शुरू हुआ था तो आपने मुझे कहा था कि सिर्फ कश्मीर पे बात करनी है, और तो मैंने जो बातचीत शुरू की थी वो पार्टी लाइन से क्रॉस होकर मैंने एक पाकिस्तानी के तौर पर बात की थी। जी मेरे दोनों दोस्त बैठे हैं, इन दोनों को, एक दोस्त से तो आप ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रही थी, मेरा नाम सुन के उन्होंने कितना लंबी आ भरी थी कि ज़रूर बदतमीज़ी होगी शो पे, उनको अंदाज़ा था इस बात का पहले ही। और दूसरे दोस्त से आपने बात नहीं की, लेकिन गिला अक्सर उनका भी यही होता है। अब आप मेरा रिस्पॉन्स भी किसी को दिखा लीजिए जो मैंने दिया, और इनका भी दिखा लीजिए। जुबैर साहब ने तो खैर हाथ हल्का रखा, उन्होंने तो कौमी साइड पे ही बात की सारी, मैं ये मानूंगा। लेकिन चौधरी साहब जो मेरे से बड़े हैं, वो मुझे नहीं लग रहा था कि वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं, कोई इंडिया के बारे में हमने बात करनी है। वो तमाम की तमाम तनकीद उनकी जो है वो PTI पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे और प्राइम मिनिस्टर पे थी। वो एक तरफ से शुरू होके उन्होंने ड्राइवर भी बना दिया अरब कंट्रीज़ का, उन्होंने रिएक्टिव अप्रोच भी बना दी, उन्होंने हर मतलब हल्की जुमलेबाजी भी की, भारी जुमलेबाजी भी की, तमाम थी। तो अब क्योंकि नैरेटिव वो उस तरफ ले गए हैं, बाद में अब उन्हें गिला नहीं करना चाहिए। उन्होंने बॉल स्विंग की है तो अब मुझे उसका जवाब उसी तरीके से उन्हें देना पड़ेगा, उसी पिच के ऊपर। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ उनसे पहले से। देखिए, बात ये होती है कि जब कोई शख्स मैट्रिक में फेल हो जाता है तो आप उससे मैट्रिक के पेपर चेक नहीं करवाते। अब अगर कोई और मुझे बताए और कोई और मुझे बताए कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मैं अपना टाइम ज़ाया करने को तैयार हूँ, सुनने को तैयार हूँ, ज़मीन पे बैठ के सुनने को भी तैयार हूँ। ये दोनों पार्टीज़ के पास डेकेड्स की हुकूमत रही हुई है, और इन दोनों पार्टीज़ के एक तो एक्टिव और रिएक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच बता रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट जो थे, जिन्होंने कहा कि हम पहले एटम बम नहीं चलाएंगे,
कोई इनको जाके बताए रिएक्टिव और प्रोएक्टिव क्या होता है, कोई इनको जाके बताए कि जो छोटी स्टेट होती है वो अपने लिए एटॉमिक, हमने तो एटॉमिक बम किसी पे हमला करने के लिए बनाया ही नहीं है, हमने तो बनाया ही अपने डिफेंस के लिए। और डिफेंस हमारा क्या है कि जब हमें यूज करना पड़ा हम उसे करेंगे। और ये अब मैं उनकी एक मखसूस सी हंसी है जो ऊपर को मुंह करके वो हंसते हैं, उसी हंसी में उन्होंने उस टाइम हीरो बनने के लिए एक स्टेटमेंट दे दी जिसपे हमारे ऊपर कितना प्रेशर बना। जो आपके बाद के जो सिचुएशन थी उसमें आपने उससे रिट्रीट किया एज अ गवर्नमेंट, और आज भी किया। उसके बाद इन्होंने हमें बताना है कि आपने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। जो कश्मीर डे के ऊपर इनके लीडर ये स्पीच करते हैं मेरे बारे में, मुझे और किसी का नहीं पता क्योंकि मेरे दादा भी माइग्रेट होके आए थे, मेरे बारे में आसिफ जरदारी साहब ये बताते हैं मेरे दादा के बारे में कि आपको वहां से मार के निकाला गया था। और मेरा ख्याल है ये गवर्नर साहब के दादा के बारे में भी, वालिद के बारे में भी यही बताया, मुझे लगता है ये भी वहीं से आए थे। तो इनके बारे में ये बताया कि आपको मार के वहां से निकाला गया था और यहां हमने पनाह दी थी आपको, कराची में भी और दूसरी जगहों में भी, तो हमने आपको रख लिया, तो अब आप शुक्रिया अदा करें। जिस इंसान का ये माइंडसेट हो, जिस लीडरशिप का ये माइंडसेट हो, जो इतना छोटा सोचते हो लोग और जिनमें ना कोई फरासत हो ना फहम हो, सिर्फ और सिर्फ मामला माली बदनवानी से बचने का हो और हर मुमकिन कोशिश करें कि डिबेट को ऐसी साइड पे मेरी लेके आपसे जाएं जहां से दरखास्त माली होगी, बदनवानी क्योंकि से आप बच सके। हुकूमत के नुमाइंदे वो हैं, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नुमाइंदे हैं, जी, मैंने तो आपको कहा कि मैंने बात नहीं की थी। इससे रिफ्रेन जब कर लें, बात ये की डिबेट तो कहीं मुझे और जवाब जा देना रही है। पड़ेगा। मैं इसको सियासतबाजी पे नहीं रखना जी, चाहती। मैंने इसीलिए आपसे माजरत की थी, मैंने इसीलिए माजरत। दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे इमरान खान, वो किसी के ड्राइवर हैं, वो इसलिए किसी का, उन्होंने घर आए में तो आप भी किसी ना किसी की, मुझे नहीं पता आप घर आए लोगों की बेइज्जती करते हैं शायद, हमारे यहां तो यही कल्चर है कि जो कोई घर आए हम उसकी कुर्सी भी खींच के रखते हैं, हम उसके ऊपर, बल्कि मैंने तो मेरे घर में तो ये कल्चर है, अगर चौधरी साहब मेरे घर में आएंगे, चप्पल जूता चाहिए होगा तो मैं आगे रख दूंगा ले जाके, छोटा तो नहीं मैं हो जाऊंगा चौधरी साहब से उस बात से, तो ये तो हमारा कल्चर है। लेकिन चौधरी साहब घिरी हुई हरकतें दूसरे लोग करते रहे हैं। कुछ पार्टीज के लीडरों के वहां पर महल हैं जहां पे बैठ के वो उनकी मरहूने मिन्नत, उनकी भीख की मरहूने मिन्नत वहां पे बैठ के एनआरओ करते रहे हैं, जिसका जिक्र कंडोलीजा राइस की किताब में है। और बाकी दूसरी एक जमात है जिसके लोग उकामा लेके कोई चौकीदारे की नौकरी वहां पे करता रहा है, कोई इधर फॉरेन मिनिस्टर होता था पाकिस्तान का, और वो भी वहां पे नौकरी करते रहे। तो मुझे, अगर आप ये बात करेंगे, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं, अगर मैं बिल्कुल वही बात करना चाहता था गरीदा, मैं बिल्कुल वही बात करना चाहता हूं, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। कोई बात करेगा तो उसका जवाब आएगा। बहरहाल अब मैं आता हूं कश्मीर की तरफ। देखिए गरीदा, बात यह है कि हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो बड़े सालों से कमजोर हुई है, किसी एक फैसले से नहीं हुई। वो मैं भी उसका जिम्मेदार हूं, आप भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, गवर्नर, एज ए कौम हम सब जिम्मेदार हैं। हमने पिछली गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमने उस तरीके से, अब की गवर्नमेंट को आप इसलिए नहीं कि अभी आई है गवर्नमेंट, इसलिए मैं अक्रॉस द पार्टी बात कर रहा हूं, मैं इसलिए किसी को जिम्मेदार नहीं, हमने बहुत। शहबाज गिल साहब, मुझे ये फरमाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान ला इल्म हो, अमरनाथ यात्रा जब कैंसिल की गई उसी वक्त से अफवाहें और ये एक गुमान था कि कुछ होने जा रहा है आर्टिकल 370 पे, उसके बावजूद वजीर खारजा पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले जाते हैं और सानेहा कश्मीर हो जाता है तो 2 दिन तक पाकिस्तान वापस नहीं आते। इसमें पीपल्स पार्टी या नून लीग का क्या कसूर है, मुझे समझा दीजिए। नहीं, मैं बताता हूं गरीदा। अब आप इसमें आपने काफी इमोशनल ट्वीट भी किए, एक प्रोग्राम में आपने प्राइम मिनिस्टर बनने की भी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, मैंने वो देखा था। नहीं, मैंने किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, मैंने आपकी वो ट्वीट भी देखी थी। अगर आप मुझसे दूबदू होना चाहते हैं तो वो भी हो जाइए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ कश्मीर का है। मैंने वो बात इस तनाजुर में की थी कि वज़ीर आज़म दूसरों से पूछ रहे हैं तो फिर दूसरों को वज़ीर आज़म बनने दें। अगर वो ऑपोजिशन से पूछ रहे हैं तो फिर ऑपोजिशन को बना दें, अगर वो आवाम से पूछ रहे हैं तो आवाम को। भाई हमने तो वज़ीर आज़म आपको इसलिए बनाया कि आप डायरेक्शन दें। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, मैं दोबारा बताता हूँ। आपने नहीं बनाया गरीदा, पहले तो मैं ये करेक्शन कर दूं, ये पूरी आवाम ने बनाया है, आपने या मैंने अकेले नहीं बनाया। आवाम की ही बात कर रही हूं, आप एक रोल होता है ना, मेरे सवाल का जवाब दे दें। तो आवाम को जी गरीदा और आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम प्राइम मिनिस्टर, जिनके पास सबसे ज्यादा वोट है। आप या मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहे आवाम को, हाँ मैं और आप इंडिविजुअली एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी जो बात है वो ये मैं आपको कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ब्रीफिंग्स थी, जो हमें पता था उस तरह के तमाम एक्शंस लिए गए। इदारे पाकिस्तान के तमाम अपना काम कर रहे हैं। आपकी आवाज कट गई है, मेरे कान में आवाज नहीं आ रही, अगर वो कॉल दोबारा हो जाए तो आपकी आवाज आ सकेगी, पर मैं कंटिन्यू करता हूं उतनी देर।
तो हमें जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास थी उस पर मुकम्मल तरीके से जो जो कुछ किया जा सकता था वो बिल्कुल किया गया है। 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये सब कुछ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर किया है। जो 2 हफ्ते पहले नेशनल सिक्योरिटी की आपकी मीटिंग हुई, 1.5 हफ्ता पहले, उसमें सारे ऑप्शन मुकम्मल डिस्कस हुए और उन तमाम ऑप्शंस की रोशनी में जो स्टेप्स लिए जा सकते थे वो हुकूमत वक्त ने बिल्कुल लिए। अब आप इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड होकर अगर ये बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो बुनियादी तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम जंग करके तो रोक सकते थे अंदर जाके। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि डिप्लोमेसी से हमने नहीं रोके, हमने डिप्लोमेसी से जिन जिन कंट्रीज शहबाज गिल साहब, अब जरा मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी चली जाऊं और सिर्फ एक करेक्शन, 4 अगस्त को हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, उसी रात को वजीर खारजा बाहर चले गए थे पाकिस्तान से और 5 अगस्त को यह इकदाम कर दिया था भारत ने। यह सिर्फ फॉर द रिकॉर्ड करेक्शन है। जुबैर साहब क्या कहेंगे, आपने शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू सुनी है? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह पहले कहा था, शहबाज गिल साहब ने कहा है कि तमाम वो एक्शन लिए गए थे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि वजीर आजम को और पता नहीं किस किस को, बट काफी लोगों को इस चीज का इल्म था, इंक्लूडिंग फखर इमाम साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, कि इंडिया ये करने जा रहा है। ये मेरे साथ एक प्रोग्राम में, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में पिछले आई थिंक पिछले मंगल को ये उन्होंने बताया भी था। मैंने उनसे भी पूछा था, शहबाज गिल साहब भी हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि क्या किया गया। जाहिर सी बात है वो तो जंग वॉज नॉट दी ऑप्शन कि आप धोखे लेके पहुंच जाते, मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में, क्योंकि जब कोई इस किस्म का वाकया होता है और जिस तरह से हम आज 15 अगस्त को मना भी रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ नारेबाजी की हद तक ऑन बोर्ड ना लेके चलें, बट उनको इस किस्म की एश्योरेंस भी दिलाएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इस वक्त हुकूमत है, जाहिर है सबसे ज्यादा फर्ज उनका बनता है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ उनका फर्ज बनता है, सबका फर्ज बनता है, ऑपोजिशन जमातों का भी बनता है, सबका बनता है कि उनको भरपूर सपोर्ट करें। तो बात यह है कि वो कौन से एक्शंस लिए गए थे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर प्रीएम्प्ट करने के लिए, मुझे तो नहीं अभी तक पता। तो ऑब्वियसली अगर शहबाज गिल साहब हमें बता सके कि OIC was approached, United Nations Security Council members were approached, even China for example was approached or not, और उनका फिर क्या रिएक्शन था, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ खबरें देख के, अखबार पढ़ के, कि इंडिया ने 5 अगस्त को, आप कह रही हैं 5 अगस्त को एक्शन लिया एंड हमने फिर रिएक्ट किया और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि 4 तारीख की रात को अगर वजीर खारजा चले गए थे हज के लिए, जो कि जाहिर है उनका दीनी फरीजा है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, बट अगर वो इतना इम्पोर्टेंट था तो फिर जब सब कुछ पता था कि इंडिया करने जा रहे हैं तो फिर वो वापस क्यों आए थे? क्योंकि वो तो अगर कुछ कर ही नहीं सकते थे हम फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर, तो वो जब चले ही गए थे तो फिर वापस क्यों आए? वापस इसीलिए आए, जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि कुछ किया जाना चाहिए। कुछ मीटिंगें होनी है, वो चाइना भी गए हैं उसके बाद आके, तो इसका मतलब ये है कि वो तो 4 तारीख की रात को भी जा सकते थे चाइना या कोई भी दूसरे ममालिक। फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग एक दे दे जिसमें ये सब कुछ बता दे कि जी हमने ये 1 2 3 4 5 6, अभी तो हम 72 साल तारीख तो मेरा ख्याल है हम तीनों ने डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन इस वक्त आज के तनाजुर में जो अभी लेटेस्ट क्राइसिस है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरी चीज जो हमें चाहिए, जो अभी तक हमें नहीं पता, वो ये है कि हुकूमत ने लायामल बनाया क्या है। जी बिल्कुल, ये तो हुकूमत ने डिफाइन कर दिया कि जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो जो सही किया। बट हैविंग सेड दैट, क्या हम OIC की मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं, क्या हम UN सिक्योरिटी काउंसिल जाना चाह रहे हैं? और फिर मैं एक चीज फिर कहूंगा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने अवाम को उस तरह से भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि ये कोई ऐसा छोटा मोटा हल नहीं है, ये हम इमोशनल जितने भी इसके बारे में हों, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि एक नई डिबेट खुलनी चाहिए कि क्या ये अगर मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है तो क्या रिसोर्स एलोकेशन को देखना नहीं चाहिए कि क्या करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम कर भी नहीं कुछ सकते हैं, तो फिर अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी सबसे नंबर 1 तरजीह नहीं होनी चाहिए? जिस तरह डेंग जियाओपिंग ने 1980 में
ताइवान के हवाले से कहा था कि इवन इफ हेवंस फॉल, हमारी जो तरजीह होगी, वो ताइवान के हवाले से किसी ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था इवन इफ हेवंस फॉल, अगले 30 साल हमारी तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। यानी कि हम कोई पटाखे नहीं मारेंगे जाके ताइवान में और कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक हम इकोनॉमिकली इतने पावरफुल नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक कि इट बिकम्स एन इजी थिंग फॉर अस, जिससे वेस्ट जर्मनी के साथ किया था। कश्मीर के मामले पे ये बड़ी संजीदा डिबेट अभी चल रही है, बट एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, कम बैक। मैं चौधरी मंजूर साहब से इनपुट ले लूं, उसके बाद शहबाज गिल साहब के ओवरऑल रिएक्शन लूंगी। चौधरी मंजूर साहब, दो तीन बुनियादी चीजें हैं। एक तो वो एक स्टूडेंट था, तो उससे एक ही मजमून लिखना आता था और वो था कबड्डी मैच। उससे सुबह की सैर पे कहा टीचर ने लिख दो, मजमून लिखो, तो उसने कहा कि मैं सुबह के लिए निकला तो आगे कबड्डी मैच हो रहा था, फिर आगे उसने कबड्डी मैच लिख दिया। वो बस के सफर पे जो कोई मजमून लिखते थे उससे टीचर देते थे, और एक दिन टीचर ने तंग आकर उसको हवाई जहाज का सफर का मजमून दे दिया। वो उसने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, जहाज में बैठा, नीचे खिड़की से देखा तो नीचे कबड्डी मैच हो रहा था। अब गिल साहब या बाकी तर्जुमानों को सिर्फ यही करना आता है जो ये कर रहे थे। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आगे की तरफ जाना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने प्रोएक्टिव की बात की तो उसका मेरा मतलब था कि अगर हम 3-4 महीने पहले या तो हमारी एजेंसी और सब तो हम फेल हो गए, हमें मानना चाहिए कि हमें नहीं पता चला कि मोदी क्या करने जा रहा था, और हमारे सारे सफारतखाने इस काबिल ही नहीं थे कि उनको कोई खबर पहुंचे कि इंडिया के जो डेलीगेशन है वो सारी दुनिया में फिर रहे हैं और जो ये बात कर रहे हैं। ये खारजा पॉलिसी की डिफरेंट डायमेंशन होती है। तो बताएं कि इन्होंने क्या इंगेज किया है। रूस के सदर के प्यूटन के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, नतीजा क्या है? आज वो OIC के लोग कहाँ पे खड़े हैं? क्या कोई OIC का कोई मीटिंग बुलाने के लिए तैयार है? अगर जैसे तैयार नहीं है तो फिर हम कहाँ पे खड़े हैं? ठीक, चौधरी मंजूर साहब, माजरत इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन वक्त चूंकि खत्म हो रहा है तो मैं शहबाज गिल साहब से इन सवालात का। शहबाज गिल साहब, कश्मीर को डील कैसे करना है, टैकल कैसे करना इस सानहे को, बड़े संजीदा सवालात हैं। मैं आपसे संजीदा जरा जवाब की इस पे क्विकली तवक्को रखती हूँ। देखिए गरीदा, बात यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे जवाबात होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, उनका हर कंट्री का एक प्रोसेस होता है। जैसे मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी से बता देता हूं कि 5 तारीख से 1.5 हफ्ता पहले या हफ्ता पहले 10-12 दिन के टाइम में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इस बात के ऊपर, दूसरे तमाम लोगों की निस्बत प्राइम मिनिस्टर इस बात के ऊपर ज्यादा क्लियर थे कि इंडिया ये करने जा रहा है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर जिम्मेदारी से बताता हूं। अब आप चाहती हैं कि मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज टीवी के गरीदा के इस शो पे, जिसमें ना गरीदा फॉरेन पॉलिसी की एक्सपर्ट है, ना शहबाज गिल, ना चौधरी मंजूर, ना गवर्नर साहब, हम चारों का फॉरेन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, और हम चारों ने मुल्क को जो नुकसान पहुंचा देना है यहां बात करके, कोई अगर कान मेरे में बात पड़ी हुई है वो उसके हम जिम्मेदार बाद में हमने नहीं होना। तो दिस इज नॉट अ राइट फोरम के इसकी मैं मजीद डिटेल्स आपको दूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हर पार्टी के लोग जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की कमेटी होती है पार्लियामेंट में, उसके मेंबर होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात जो बल्दिया से रिलेटेड बात है, हो सकता है वो मुझे बताई जाए, चौधरी साहब को बताई जाए, गवर्नर साहब को बताई जाए, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी को शायद मुशाहिद हुसैन सैयद को सिर्फ बताई जाए क्योंकि वो इनके मेंबर हैं। तो इसलिए एज अ हुकूमती तर्जुमान मुझे बड़ी जिम्मेदारी से आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है जितनी देना और लेना आपकी जरूरत है। ठीक है शहबाज गिल साहब, मेरे पास वक्त भी खत्म हो चुका है, मेरे पास वक्त भी खत्म हो चुका है, लेकिन हम में से कोई भी इंक्लूडिंग मी आपसे न्यूक्लियर कोड नहीं मांग रहे। सवालात करना पूरे मीडिया का हक होता है, आलमी मीडिया का भी हक होता है। आप मुझे ये पूछना चाह रही हैं, चौधरी साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि चाइना गए तो क्या जवाब दिया उन्होंने? हुकूमत की डायरेक्शन चाइना गए तो क्या जवाब दे रहे हैं? मैं कैसे बताऊं इन्हें चाइना गए तो क्या जवाब दिया उन्होंने? ये पूछना चाह रहे हैं कि दुबई वालों ने आपको क्या जवाब दिया? मैं कैसे बताऊं दुबई वालों ने आपको क्या जवाब दिया? दीज आर स्टेट सीक्रेट्स। ये मैं इधर आपके आज टीवी पे बैठ के बताऊं? इज दिस द फोरम? कांट यू अंडरस्टैंड? आप सवालात का मतलब कहीं और लेके जा रहे हैं। हुकूमत की एक डायरेक्शन पॉलिसी नहीं, मैं सवालात का मतलब नहीं लेके जा रहा। हम एंगेज कर रहे हैं। हम देखिए 5 चीजें कर रहे हैं। हम अंदरूने मुल्क अपनी आवाम को बता रहे हैं,
बैरून मुल्क हर सफारती सतह के ऊपर लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक सबसे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट राब्ता किया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना से हो आए और दूसरे मुल्कों में भी जाएंगे। हम हर जगह से स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। हम ठीक है। अब ये कहते हैं जी, ये बताइए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब जाएंगे कि नहीं? अच्छा, अब एक मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर बहुत इस टाइम मेहरबानी, हमें दिक्कत शहबाज हो रही गिल हो, साहब, वक्त मेरे अज्यूम पास करते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, अज्यूम करते हैं अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस टाइम हमें दिक्कत हो रही हो जाने में, तो मैं यहां आपके प्रोग्राम में बताऊं, अपने मुल्क को और वीक करूं? यह बात आपको बता के तो आप लोग तो आप इनका तो एजेंडा जी डिफेंस का बजट काट दें, गवर्नर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके सारे इदारे फेल हो गए हैं। ये तो बहके हुए हैं, इनके इस टाइम टारगेट और हैं, इनके टारगेट और चीजें हैं, ये नफरत में अंधे हुए हैं। शहबाज गिल साहब, आपने अब एक नई डिबेट छेड़ दी है, आपने एक नई डिबेट छेड़ दी है। आई विश कि मेरे पास टाइम होता, एक अदारों को फेल कर दिया है। आई विश मेरे पास टाइम होता। शहबाज गिल साहब, आपने नई डिबेट छेड़ दी है। मेरी जिम्मेदारी होती है सहाफती कि मैं बाकियों का वर्जन लूं, लेकिन मेरे पास वक्त भी खत्म हो चुका है। क्योंकि बाकी जिम्मेदारी थी ना बाकियों की बात करना, रहना है, इस मुल्क के अंदर ही रहना है। बिल्कुल ठीक है, अफ्रीका से आए हैं ना वापस, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं चौधरी मंजूर साहब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब से मजीद डिस्कशन कर लेंगे। शहबाज गिल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आज का वक्त देने पे। कश्मीर पे बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, कश्मीर पे बात होती रहेगी जब तक कश्मीर भारत के तसल्लुत और जबर से आजाद नहीं हो जाता। आई विल सी यू इन नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।